दोस्तों जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ कि कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सारे शाम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं हूँ मैं समुद्र हूँ, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। तो दोस्तों कई लोग होंगे जो आपको गिराने में लगे हुए हैं, आपको अनसक्सेसफुल देखना चाहते हैं और आपका मजाक बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सबको उनकी मजाक को उनके दुख में तब्दील करना है और इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता अपने यात्रा को, अपने संघर्ष को जारी रखना है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, टॉकिंग बुक जो नेत्रहीनों के लिए एक ऑडियो बुक है। तो टॉकिंग बुक का संबंध किससे है? नेत्रहीनों के लिए ऑडियो बुक से है। निष्ठा निपुण भारत के लिए एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा यानी निपुण भारत के लिए, एक स्किल भारत के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण का रेगुलेशन किया जा सकेगा। 1985 के असम समझौते को लागू करने के लिए सरकार द्वारा अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन का काम किया जाएगा, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत की है। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होगा। SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी है। तो ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी और आज के करंट अफेयर्स की पहली क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थित भारत के पहले कार्यात्मक स्मोक टावर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का ये पहला कार्यात्मक स्मोक टावर है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और स्मोग की बात की जाए तो स्मोग है वो स्मोग और फॉग से मिलकर बनता है। ये भारत का पहला फंक्शनल यानी कार्यशील या कार्यात्मक स्मोक टावर होगा जो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में लगाया जाएगा। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष भूपेंद्र भंगारी को किस बैंक का MD नियुक्त किया गया है? तो हर्ष भूपेंद्र भंगारी की बात की जाए तो इनको एक्सिम बैंक का MD नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक की बात की जाए तो ये भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता के बारे में बात की जाए तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जिसका आयोजन 2021 में होगा, इसको होस्ट करेगा भारत तथा इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। – 2020 में जो ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हुआ था रशिया में। तो 2020 के बारे में पूछ लिया जाए कि 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये रशिया के द्वारा होस्ट किया गया था। और 2021 यानी 13वें सीजन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी और इसको होस्ट करने वाला कंट्री है भारत। 2021 में भारत के द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो इसकी थीम क्या है? ब्रिक्स 15
इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, यानी ब्रिक्स जो देश हैं वह आपस में सहयोग करेंगे फॉर कंटिन्यूटी, निरंतरता के लिए और आपसी सहयोग के लिए। तो ये इस ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है। तो आपको याद क्या रखना है, ब्रिक्स 15 याद रख लीजिए, ये इसकी थीम है, जो ब्रिक्स की 2021 की थीम है। इसमें ब्रिक्स 2021 में जो बैठक आयोजित की गई है, तो इसमें कौन कौन से मुद्दों के ऊपर फोकस किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार किया जाएगा, आतंकवाद का मुकाबले पर ध्यान दिया जाएगा, और सस्टेनेबल गोल तकनीकी और डिजिटल उपकरणों का यूज किया जाएगा। यानी जो SDG गोल हैं उनको हासिल करने के लिए तकनीकी और डिजिटल उपकरणों का यूज किया जाएगा। ब्रिक्स की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और 2010 में अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था, लेकिन स्टार्टिंग में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 कंट्री थे, और 2010 में 5वां कंट्री साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। ब्रिक्स की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। ब्रिक्स की जो पहली बैठक है वो 2009 में रशिया में येकतेरिनबर्ग में हुई थी। उस समय ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, BRIC था, लेकिन 2010 के बाद ये ब्रिक्स हो गया। 2010 के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो ये ब्रिक्स की बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर भी शंघाई में स्थित है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो इस क्वेश्चन से हमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए एवं सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक की बात की जाए तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोम्मई हैं, तथा राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल को हाल ही में बनाया गया है, जो कि पहले सामाजिक और आधिकारिक मंत्री थे, थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में एक नया राज्य गठित किया गया है जिसका नाम है विजयनगर। विजयनगर की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी, और विजयनगर का जो प्रसिद्ध शासक था वो कृष्णदेव राय था, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज थे। केरल के बारे में पूछ लिया जाए तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं। केरल में एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो रेलवे लाइन से संबंधित है, यानी रेल से संबंधित है, जिसमें कसारगोड को तिरुवनंतपुरम से जोड़ा जाएगा। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राजधानी जयपुर है, और जयपुर को 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये भारत की दूसरा शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। पहली सिटी थी अहमदाबाद, जिसको 2017 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। अहमदाबाद कांकरिया झील के किनारे है और ये गुजरात में स्थित है। असम की बात की जाए तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, और असम में जो भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 5, वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी चुनार क्रूज सेवा का शुभारंभ किस नदी में किया गया है? तो वाराणसी चुनार क्रूज सेवा का शुभारंभ गंगा नदी में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा रिवर, ऑप्शन नंबर ए। ये सेवा वाराणसी से मिर्ज़ापुर के चुनार किले तक होगी, यानी ये क्रूज चलेगा। ये कहाँ से चलेगा? वाराणसी से मिर्ज़ापुर के चुनार किले तक चलेगा। इसमें 30 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी और ये गंगा नदी में ये क्रूज चलाई जाएगी।
इंडिया के पहले नेशनल वाटरवे की बात की जाए तो गंगा नदी में था, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। ये भारत का पहला नेशनल वाटरवे है। और भारत के दूसरे नेशनल वाटरवे की बात की जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो डुबरी से सादिया तक है। ये भारत का दूसरा नेशनल वाटरवे है। यूपी की बात की जाए तो यूपी की राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर यूपी में ही थैला बैंक खोला गया था। लखनऊ मेट्रो भारत की पहली मेट्रो है जिसके डिब्बों को अल्ट्रा वायलेट रेस से साफ़ किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी के ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T×2 अवार्ड दिया गया है, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अपने टाइगर की संख्या को डबल कर लिया है, इसलिए T×2 अवार्ड दिया गया है। मेरठ में युद्ध स्मारक खोला जाएगा। रामायण संग्रहालय बाराबांकी उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा और जेवर एयरपोर्ट नोएडा में स्थित है। यूपी की एक योजना है अभ्युदय योजना, जिसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। इस अभ्युदय योजना में क्या होगा कि नीट तथा जेईई के साथ साथ अन्य प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी, जिससे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकेंगे। तो अभ्युदय योजना के माध्यम से आर्थिक वर्ग से कमज़ोर विद्यार्थियों को प्रतियोगिक परीक्षाओं की तैयारी कराने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। नौटंकी यहाँ का जो फोक डांस है। और पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचिता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। इसी के साथ वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? तो विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर है। यानी स्कूल में विकास के लिए स्वयं सेवकों या दानदाताओं या CSR योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए है, जिसके माध्यम से इस पोर्टल से वो आसानी से जिस भी स्कूल में अपना दान करना चाहते हैं या जिस भी स्कूल में अपना सहयोग या योगदान देना चाहते हैं, तो वो विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से सहयोग या दान कर सकते हैं। इससे दान देने में आसानी होगी। तो विद्यांजलि पोर्टल का संबंध किससे है? सरकारी स्कूल में दानदाताओं से संबंधित है। ओसे इंडेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होगा? तो ओसे इंडेक्स युद्धाभ्यास होगा इंडिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ओसे इंडेक्स से वैसे पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का युद्धाभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक और INS कदमत भाग लेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं, राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में कुछ विश्व के प्रसिद्ध घास के मैदान जो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। प्रेरीज घास के मैदान हैं, इनको नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोज कहा जाता है।
अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना कहा जाता है और यूरोप में जो घास के मैदान हैं उनको स्टेपी कहा जाता है और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका में घास के मैदान को सवाना कहा जाता है और दक्षिणी अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्ड्स कहा जाता है। हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताच कहा जाता है। और हंगरी की बात की जाए तो हंगरी किस नदी के किनारे है, तो हंगरी है डैन्यूब नदी के किनारे। तो ये सारी की सारी जानकारी इस क्वेश्चन से है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, तो उनको देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो ये 1972 का अधिनियम है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के बारे में पूछ लिया जाए तो ये 2005 का अधिनियम है। और बाघ संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो 1973 का अधिनियम है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो बाघ संरक्षण से संबंधित है। और ये सन 2010 में इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें टाइगर्स की संख्या को डबल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, ये रशिया में स्थित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का है, लेकिन यह लागू 20 जुलाई 2020 को हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT राइट टू एजुकेशन, ये 2009 का अधिनियम है और 2010 में इसको लागू किया गया था। सूचना का अधिकार RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का अधिनियम है। सेबी अधिनियम, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसको जो पावर है वो 1992 के अधिनियम से के बाद मिली थी, क्योंकि जब हर्षद मेहता केस हुआ था तो उसमें सेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद इसको 1992 अधिनियम के तहत सेबी को पावर दी गई। RBI अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो 1934 का एक्ट था, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और RBI का स्टार्टिंग में जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता था और वर्तमान में RBI का मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। LIC का अधिनियम 1956 का अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का अधिनियम है। और महामारी अधिनियम के बारे में पूछ लिया जाए तो महामारी अधिनियम 1897 का अधिनियम है। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो 1981 का अधिनियम है और इसी को एग्जिम बैंक बोलते हैं। और इसकी एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी और 1982 में ही नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। GI टैग के बारे में पूछा जाए तो GI टैग का अधिनियम 1999 का अधिनियम है, 1999 का है और 10 वर्ष के लिए GI टैग दिया जाता है। इनकम टैक्स अधिनियम की बात की जाए तो ये 1961 का अधिनियम है। तो ये भारत के प्रमुख अधिनियम थे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। भारत की पहली ई लोक अदालत कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। और भारत की पहली ई कैबिनेट, तो भारत की पहली ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। और भारत की पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव है जो गुजरात में स्थित है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था और 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार के बारे में पूछा जाए तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार है ये मोहम्मद यूनुस को दिया गया है। भारत की पहली महिला ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थी, तो भारत की पहली महिला ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया थी। इनको कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। कुछ प्रमुख असंवैधानिक आयोग, कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से जो आयोग हैं वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो याद रखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसका जो एक्ट था अधिनियम था 1993 का अधिनियम था, ये असंवैधानिक आयोग है, यानी इसका कोई आर्टिकल नहीं है। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी
असंवैधानिक आयोग है। अल्पसंख्यक आयोग जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ये भी असंवैधानिक आयोग है। और नीति आयोग जिसकी स्थापना प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, ये भी कौन सा आयोग है? तो ये भी भारत का असंवैधानिक आयोग है, यानी इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, किन देशों की नौसेना ने अपने नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सी सुल्तान नामक अपना पहला आधुनिक लंबी दूरी का मैरीटाइम इंजन अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान नेवी के द्वारा। पाकिस्तान नेवी के द्वारा सी सुल्तान नामक एक पेट्रोल यानी गश्ती ट्विन इंजन अपनी नेवी में शामिल किया है। पाकिस्तानी नौसेना के एडमिरल की बात की जाए तो मोहम्मद अमजाद खान नियाजी हैं। ये पाकिस्तान ने सी सुल्तान नामक ब्राज़ील के द्वारा निर्मित एक नौसैन्य पेट्रोलिंग गश्ती जेट है। क्वेश्चन नंबर 9, सितंबर 2021 में किसने अपने 7 टर्मिनल और डिपों पर चार्जिंग और बैटरी स्विपिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कन्वर्जेंसी एनर्जी सर्वेक्षण लिमिटेड CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्वेक्षण लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ये किया है दिल्ली परिवहन निगम लिमिटेड के द्वारा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बिक्री बढ़ सकेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और जो एनर्जी रिसोर्स की समस्या को सुलझाया जा सकेगा। दिल्ली की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। हुमायूं का मकबरा, जिसको पूर्व का ताजमहल कहा जाता है और ये 4 बाग शैली में निर्मित है, इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। और हुमायूं के मकबरे को हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। मांडा भैंस, जिसे भारत में भैंस की 19वीं देसी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है, ये किस राज्य की है? तो मांडा भैंस को भारत के राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो के द्वारा 19वीं राष्ट्रीय देसी नस्ल के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये मांडा भैंस उड़ीसा राज्य की है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये हरियाणा में स्थित है। और उड़ीसा के बारे में बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर भारत की पहली स्मार्ट सिटी है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में खोला जा रहा है। फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क की स्थापना भी भुवनेश्वर में की जा रही है। तो ये सारी की सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।